नमस्कार, मैं श्रीमती प्रेम परिहार, सहायक आचार्य, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डिडवाना, और हम पढ़ रहे हैं बीकॉम पार्ट थर्ड का पेपर फर्स्ट, जिसमें आज हमारा टॉपिक है शून्य आधार बर्स्टन। पिछले वीडियो में हमने शून्य आधार बर्स्टन की अर्थ पढ़ा, उसका उद्देश्य पढ़े और परंपरागत बर्स्टन और शून्य आधार बर्स्टन में क्या अंतर है उसके बारे में जानकारी ली। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे शून्य आधार बर्स्टन की प्रक्रिया, लाभ, इसकी सीमाएं और भारत में शून्य आधार बर्स्टन किस तरह से काम में लिया जा रहा है। चलिए देखते हैं। शून्य आधार बर्स्टन की प्रक्रिया। शून्य आधार बर्स्टन के लिए 5 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर काम किया जाता है, जिसमें पहला बिंदु है बजट उद्देश्यों का निर्धारण। शून्य आधार बर्स्टन प्रणाली की स्थापना के लिए बर्स्टन के उद्देश्यों का निर्धारण पहला कदम होता है। बर्स्टन का उद्देश्य व्ययों में कमी करना होता है अथवा ऐसी परियोजनाओं का त्याग करना होता है जो संगठनात्मक संरचना में उचित प्रतीत नहीं होती है या संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक नहीं होती है। दूसरा है निर्णय इकाई का निर्धारण। शून्य आधार बर्स्टन में एक संगठन को अनेक निर्णय इकाइयों में विभाजित किया जाता है। इन निर्णय इकाई के प्रबंधक में ऐसी क्षमता होनी चाहिए कि संबंधित इकाई के बजट प्रस्तावों का औचित्य सिद्ध कर सके। निर्णय इकाई से आशय एक ऐसी इकाई से है जिसके लिए किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए लागत लाभ विश्लेषण किया जाता है। एक निर्णय इकाई कार्यात्मक विभाग, कार्यक्रम, बाजार, ग्राहकों का समूह, भौगोलिक क्षेत्र या पूंजीगत परियोजना हो सकती है। प्रत्येक निर्णय इकाई अन्य इकाइयों से स्वतंत्र होनी चाहिए ताकि लागत लाभ विश्लेषण प्रतिकूल होने पर उस इकाई का परित्याग किया जा सके। तीसरा महत्वपूर्ण प्रक्रिया जो है निर्णय पैकेजों का विकास। शून्य आधार बर्स्टन में यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि निर्णय इकाइयों का निर्धारण करने के लिए प्रत्येक निर्णय इकाई का प्रबंधक अपनी इकाई की क्रियाओं का विश्लेषण करे तथा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वैकल्पिक विधियों से जांच करे। इसके पश्चात वह निर्णय पैकेज तैयार करता है जो उसकी योजनाओं एवं उन्हें पूरा करने के लिए आवश्यक संसाधनों का संक्षिप्तीकरण करता है। एक निर्णय पैकेज को प्रलेखों के समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें निर्णय इकाई की क्रियाओं का इस प्रकार वर्णन किया जाता है कि प्रबंध उनका मूल्यांकन करके सीमित साधनों के लिए प्रतिस्पर्धी अन्य क्रियाओं के विरुद्ध क्रम स्थान प्रदान कर सके। यह निर्णय ले सके कि उसका अनुमोदन करना है या नहीं। एक निर्णय पैकेज में जो आवश्यक तथ्य हैं वो ये होने चाहिए: समंकों की मूल पहचान जैसे कार्यक्रम संख्या, दिनांक, कार्यक्रम के उद्देश्यों का संक्षिप्त विवरण, साध्यता का मूल्यांकन यानी कार्यक्रम को क्रियान्वित करने से आर्थिक लाभ अथवा कार्यक्रम को छोड़ने से क्या क्या हानियाँ होंगी, क्या क्या जोखिमें होंगी, उनके बारे में जानकारी देना। कार्यक्रम को करने के लिए वैकल्पिक कार्यविधियाँ, क्योंकि शून्य आधार बर्स्टन का मुख्य उद्देश्य विभिन्न विकल्पों में से सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव करना होता है। अगला हमारा मुख्य बिंदु है निर्णय पैकेजों को क्रम स्थान प्रदान करना। बजट मांगों यानी निर्णय पैकेजों का विकास एवं निर्माण करने के उपरांत इन्हें प्रबंध के अगले स्तर पर क्रम स्थान प्रदान करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। क्रम स्थान यानी रैंक देना प्रदान करने का उद्देश्य सीमित संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करना है। प्रबंध विभिन्न निर्णय पैकेजों को घटते लाभों या महत्व के अनुसार क्रम स्थान प्रदान करता है।
प्रारंभ में क्रम स्थान निर्णय इकाई प्रबंधक द्वारा दिए जाते हैं। बाद में यह कार्य एक समिति जिसमें सभी विभागाध्यक्ष होते हैं के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। किसी भी निर्णय पैकेज को निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए क्रम प्रदान किए जाते हैं। वो तथ्य हैं: कार्यक्रम को लागू करने की अनिवार्यता, कार्यक्रम को लागू करने से संस्था की तकनीकी क्षमता, कार्यक्रम संबंधी आर्थिक लाभ विश्लेषण, कार्यक्रमों की परिचालन साध्यता और कार्यक्रमों को त्यागने से होने वाली हानियाँ। अंतिम है हमारा बजट निर्माण एवं संसाधनों का आवंटन। शून्य आधारित बजटन का अंतिम चरण संस्था के सीमित संसाधनों को निर्णय पैकेज के एकीकृत प्रबंध या क्रम स्थान के आधार पर विभिन्न निर्णय इकाइयों में आवंटित करना होता है। एक बार प्रबंधक को निर्णय पैकेज प्राप्त हो जाने पर उपलब्ध कोषों के आधार पर पैकेजेस को स्वीकार करने के लिए एक कट ऑफ बिंदु तय किया जाता है। कोषों को निर्धारित सीमा के भीतर आने वाले सभी पैकेज स्वीकार कर लिए जाते हैं और अन्यों को अस्वीकार कर दिया जाता है। संसाधनों का निर्णय इकाइयों के आवंटन करने के पश्चात उस निर्णय पर इकाई के लिए अनुमोदित किए गए सभी निर्णय पैकेज को जोड़कर निर्णय इकाई बजट तैयार किया जाता है। इस प्रकार निर्णय इकाइयों के लिए बजट प्राप्त हो जाता है। शून्य आधार बजटन के लाभ। शून्य आधार बजटन एक स्वस्थ प्रक्रिया है जो प्रबंधकों में स्व जांच को प्रोत्साहित करती है। यह संस्था के उपलब्ध साधनों के लिए सर्वोत्तम उपयोगी विकल्प ढूंढने के उद्देश्य से प्रयोग में ली जाती है। इससे संस्था को अनेक लाभ मिलते हैं, जिसमें संसाधनों के प्रभावी आवंटन। इस प्रणाली में पिछले बजट को आधार नहीं माना जाता है और न ही संवर्धनात्मक विचारधारा का प्रयोग किया जाता है, बल्कि प्रबंधक वास्तविक कार्यक्रमों का लागत लाभ विश्लेषण के आधार पर मूल्यांकन करके उनके महत्व के अनुसार प्राथमिकताओं का निर्धारण करते हैं और इसके बाद इन प्राथमिकताओं के आधार पर संसाधनों का आवंटन किया जाता है। परिष्कृत निर्णय प्रक्रिया। इस प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक निर्णय इकाई के प्रबंधक को अपनी आर्थिक उपादेयता का तर्कपूर्ण प्रदर्शन करना होता है। उन्हें लागत लाभ विश्लेषण द्वारा मांगों का उचित ठहराना होता है। अतः प्रबंधकों को सदैव सतर्क और सक्रिय रहना होता है। इससे निर्णय प्रक्रिया परिष्कृत और अच्छी हो जाती है। लागत नियंत्रण। इस प्रणाली का उपयोग अनुपयोगी और व्यर्थ के खर्चों का पता लगाना होता है तथा वैकल्पिक कार्यविधियों की खोज की जाती है। इससे बेहतर तरीके से लागत नियंत्रण किया जा सकता है। यह विधि उन क्षेत्रों में व्यय नियंत्रण के लिए अधिक उपयोगी होती है जहां व्यय उत्पादन से सीधे संबंधित न होकर स्वविवेकीय लागत क्षेत्र या अन्य सहायक क्रियाओं जैसे कानूनी व्यय, सेवा वर्गीय विभाग के खर्चे आदि से संबंधित होती है। यानी कि इस बजट के आधार पर हम लागत का नियंत्रण कर सकते हैं। उत्तरदायित्व लेखांकन का कुशल उपयोग। शून्य आधार बजटन में निर्णय इकाइयों का निर्धारण किया जाता है, जिसमें उनके प्रबंधक इन इकाइयों के बजट कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होते हैं। इससे उत्तरदायित्वों का स्पष्ट निर्धारण हो जाता है। फलतः उत्तरदायित्व लेखांकन की प्रक्रिया को अधिक कुशल बनाया जा सकता है। संस्था के उद्देश्य अनुसार बजटन। इस प्रणाली में संस्था के उद्देश्यों को बजट से संबंधित किया जाता है। केवल इस आधार पर ही कुछ बजट स्वीकृत नहीं किए जाते कि भूतकाल में ऐसा किया गया था। यहाँ इस बजट के अंदर हर
एक बजट के लिए, हर एक राशि के लिए औचित्य या उद्देश्य सिद्ध करना ही होता है। तुरंत उचित कार्यवाही। संपूर्ण शून्य आधार बजट प्रक्रिया और अनुवर्तन पुनर्निरीक्षण के कारण, यानी फेलो अप रिव्यू के कारण, जैसे जैसे संचालित और प्रबंधकीय क्रियाओं का तुरंत पता लग जाता है, अतः प्रबंधक इन्हें समाप्त करने के लिए आवश्यक कार्यवाही कर सकते हैं। यानी इस बजटन के माध्यम से जहाँ कहीं भी विचरण है, जहाँ कहीं भी दोष है, उसे तुरंत ही सही किया जा सकता है। शून्य आधार बजटन की सीमाएं। क्रियान्वयन संबंधी सीमा। इस प्रणाली का सफल क्रियान्वयन उच्च प्रबंधकों के सहयोग पर निर्भर करता है। जब उच्च प्रबंधक सहयोग नहीं करता है तो ऐसे स्थिति के अंदर यह हमारा बजट जो है उचित लाभ हमें नहीं दे सकता। अधिकारियों का अगर ट्रांसफ़र हो जाता है और कर्मचारियों के भी स्थानांतरण की प्रक्रिया यदि उस संस्था में है, तो इसके आधार पर हम शून्य बजट का लाभ नहीं उठा सकते हैं। लागत संबंधी समस्या। यह प्रणाली इस मान्यता पर आधारित है कि संस्था का प्रबंध कुशल एवं प्रशिक्षित प्रबंधकों के हाथ में है। इसलिए शून्य आधार बजट प्रणाली को लागू करने से पहले एक विशिष्ट मूलभूत ढांचे की आवश्यकता होती है जिस पर अत्यधिक व्यय करना होता है। अतः जिन संस्थाओं के साधन सीमित होते हैं उनके लिए कुशल और प्रशिक्षित प्रबंधकों की व्यवस्था करना एक कठिन कार्य हो सकता है। निर्णय पैकेज के निर्धारण की समस्या। इस प्रणाली की सबसे बड़ी समस्या निर्णय पैकेज के क्रम के निर्धारण की है, क्योंकि कोई भी प्रबंधक चालू स्तर से नीचे प्रयासों का न्यूनतम स्थिर स्तर जो है उससे नहीं करना चाहता है। इस तरह इसका मूल्यांकन उद्देश्यों से अर्थपूर्ण कार्य माप का निर्धारण भी कठिनता से होता है। क्रम प्रदान करने की समस्या। क्रम कौन प्रदान करेगा, कैसे प्रदान किया करेगा और किस सीमा तक प्रदान किएगा, यह सब भी एक समस्या हो सकती है, क्योंकि हर प्रबंधक अपनी निर्णय को, अपनी बजट को अच्छा मानते हैं, अच्छे से उसका संचालन करना चाहते हैं। तो कोई भी ये नहीं चाहता कि उसके बजट को स्वीकार न किया जाए या उसके बजट को कम स्तर का आंका जाए। तो ऐसी स्थिति के अंदर संस्था में लाभदायक स्थिति या आर्थिक उपादेयता बनाए रखने के लिए क्रम का या रैंक का डिसीजन कौन करेगा, यह भी एक समस्या बनी रहती है। क्योंकि अगर हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो प्रोडक्शन वाले ही बता सकते हैं कि वह उसके लिए क्यों उचित है। उच्च अधिकारी उसके बारे में नहीं जानते इतना सब कुछ। लेकिन फिर भी जब हम संस्था के एक समग्र विकास की बात करते हैं तो वहाँ पर कौन निर्णय लेगा, ये एक कठिन समस्या हो जाती है। अगला है न्यायिक समस्या। शून्य आधार बजटन में अकुशल इकाइयों का सरलता से पता लगाया जा सकता है, कभी कभी इन्हें निरस्त भी करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में इन इकाइयों में जिन कर्मचारियों को सेवा मुक्त किया गया है वे मूल अधिकारों की आड़ में न्यायालय द्वारा पुनः नियुक्त हो जाते हैं, और ऐसी स्थिति में यदि वे पुनः नियुक्त हो गए तो संस्था के शून्य आधार बजटन के मूल उद्देश्य ही समाप्त हो जाते हैं। भारत में शून्य आधार बजटन। भारत में निजी उद्योगों के अंदर तो शून्य आधार बजटन काफ़ी समय से काम में लिया जा रहा था। जैसे निजी क्षेत्र के अंदर 1977-78 से ही शून्य आधार बजटन काम में लिया गया। लेकिन जब हम सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्रों की बात करें तो इसके अंतर्गत 1986-87 में बजट में प्रावधान करके यह संकेत दिए गए थे कि 1987-88 के वित्तीय वर्ष से शून्य आधारित बजटन का उपयोग किया जाएगा। इस दिशा में कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, और जिसके कारण 10 जुलाई 1986 को वित्त मंत्रालय के द्वारा एक परिपत्र एवं दिशा निर्देश जारी किए गए थे,
जो शून्य आधारित बस स्टैंड के संबंध में विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों तथा सार्वजनिक उपक्रमों को भेजा गया था, जिसमें 1 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं एवं कार्यक्रमों के संबंध में शून्य आधारित बस स्टैंड को अपनाने की आवश्यकताओं पर जोर दिया गया था। इसके लिए एक केंद्रीय नियंत्रण सेल की भी स्थापना की गई थी। भारत सरकार के द्वारा केंद्रीय व राज्य के मंत्रालयों एवं विभागों में शून्य आधारित बस स्टैंड के प्रयोग का मूल उद्देश्य अनुचित व्ययों का पता लगाना तथा सीमित राष्ट्रीय संसाधनों को अधिक न्यायपूर्ण आवंटन करने में सहायता देना था। भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के द्वारा एक शोध पत्र में शून्य आधारित बस स्टैंड को देश में अपनाने के संबंध में तैयार किया गया था। लेकिन हम जब बात करते हैं भारतीय व्यवस्थाओं की, तो यहाँ शून्य आधारित बस स्टैंड के कोई विशेष संतोषजनक परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं। शून्य आधारित बस स्टैंड प्रणाली को अपनाने के संबंध में अनेक विकसित देशों की प्रणालियों का अध्ययन किया जाना आवश्यक है और उस अध्ययन को देश की व्यवस्थाओं और स्थिति के आधार पर लागू किया जाना चाहिए। इसके अंतर्गत शून्य आधारित बस स्टैंड के क्रियान्वयन में होने वाली लागतें, अपर्याप्त कंप्यूटर सुविधा, प्रबंधक के विभिन्न स्तरों पर आवश्यक संख्या में विशेषज्ञों की कमी और प्रबंध के निम्न स्तर के प्रबंधकों द्वारा बजट के निर्माण में भागीदारी में विरोध, ये ऐसी समस्याएं हैं जो देश के अंदर शून्य आधार बस स्टैंड को विकसित होने में रोड़े अटकाती है। तो ऐसी दशा में यदि हम शून्य आधार बस स्टैंड को भारत में लागू करना चाहते हैं, तो एक पारदर्शी व्यवस्था का होना बहुत अधिक आवश्यक है।